Edusalis Education with peace of mind. Hello everyone, my name is Rasika and I welcome you all to our channel Edusolis, that is Education with Peace of Mind. Friends, today's topic of discussion is privatization of public sector banks. Friends, banks are the backbone of economy and the public sector banks are the soul of the banks. And without soul, how the backbone is going to function is something very interesting to see in the near future. आज के वीडियो जो है फ्रेंड्स वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट कौन सा बिल लेकर आ रही है, कौन से लॉ को अमेंड किया जा रहा है, क्या उसकी हिस्ट्री रही है नेशनलाइजेशन को लेकर, क्यों किया गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ में ये सेक्शन बैंकर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें ये जानना जरूरी है कि जो बैंक से प्राइवेटाइज हो रहे हैं तो इसका क्या आफ्टर मैथ होने वाला है, क्या इसके प्रॉस एंड कॉन्स रहेंगे, तो वो भी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही में जनरल सिटीजन्स पब्लिक के लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सेफ्टी अश्योरेंस के लिए वो अपना पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जमा करती है और अब वो क्योंकि प्राइवेटाइज होने वाला है तो उस पर उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सभी चीजों की डिस्क्रिप्शन डिटेल्ड वे में आज आपको इस सेशन में मिलेगी फ्रेंड्स। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है वो इस्टेब्लिश हुई इन 1935 अंडर आरबीआई एक्ट 1934 और फिर उसको नेशनलाइज किया गया इन 1949। 1949 में साथ में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया विच गिव्स द पावर टू आरबीआई टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द बैंक्स ऑफ इंडिया। फिर फ्रेंड्स 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हुई अंडर एसबीआई एक्ट। देन 1959 में एसबीआई की जो सब्सिडरीज है वो नेशनलाइज हुई और 1969 था जो फर्स्ट फेज था कॉमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइजेशन का, तो उसमें अराउंड 14 बैंक्स नेशनलाइज हुई। देन इन 1980 इन सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन 6 मोर बैंक्स गॉट नेशनलाइज्ड एंड देन इन 1991 वाज द एरा ऑफ एलपीजी। तो चलिए ये जानते हैं कि ये जो नेशनलाइजेशन था वो क्यों किया गया। तो फ्रेंड्स 1969 में जैसे जो नेशनलाइजेशन किया गया वो इसलिए किया गया क्योंकि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो एरा था बिटवीन 1959 और 1968 का जो समय था, उस समय जो कॉमर्शियल जो बैंक्स थी ये बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रही थी इंडस्ट्रीज को, और जो रूरल एरियाज थे, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे, स्मॉल ट्रेडर्स को उनको क्रेडिट नहीं मिल पाता था। और एज पर द स्टैट्स द क्रेडिट गिवन बाय द बैंक्स टू इंडस्ट्रीज in this period has almost doubled from 34% to 68%। तो उस समय जो हमारे लीडर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, तो उनको ये लगा कि जो बैंक्स है वो हमारी सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है, एक तरीके से जो बैकवर्ड सेक्शन है वो पीछे छूट रहा है, तो ये फाइनेंशियल एक्सक्लूजन हो रहा है। इसीलिए अंडर द लीडरशिप ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ये डिसीजन लिया गया और बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, जिससे कि जो क्रेडिट है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू प्रॉपर सेक्टर्स में दिया जा सके, एक प्रोडक्टिव ग्रोथ हो सके और साथ में एक फाइनेंशियल इंक्लूजन कंट्री में क्रिएट हो सके। इसीलिए बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, जिससे गवर्नमेंट को खुद पे एक कंट्रोल आ गया बैंक्स का और वो एक प्रोडक्टिव सेक्टर्स की तरफ फंड्स को चैनलाइज कर पाई। और जो 1991 का एरा था फ्रेंड्स वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो एलपीजी को बोला जाता है। तो उस समय बहुत से डीलाइसेंसिंग हुई, बहुत से ग्लोबल जो बैरियर्स थे, ट्रेड बैरियर्स थे, वो हटाए गए। तो उस समय जो था फिर से प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स थे उनको लाया गया। तो उस समय यूटीआई बैंक, जिसको आजकल हम एक्सिस बैंक से नाम से जानते हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब वापस आए और इन्होंने काफी सपोर्ट दिया अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री की तरफ। फिर चलिए जान लेते हैं, ये तो हमने हिस्ट्री जान ली कि नेशनलाइजेशन कब हुआ था, किन बैंक्स का हुआ था और क्यों किया गया था। अब जान लेते हैं जो अभी जो करंट में जो सिनेरियो है वो जो प्राइवेटाइजेशन की बात है उसको लेके चलिए पढ़ते हैं।
तो बजट जो इस बार का आया था 21-22, उसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी थी निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने ये बोला कि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी और 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो इस बार प्राइवेटाइज होंगे, उनका डिसइन्वेस्टमेंट होगा। गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो है अराउंड 1.75 लाख करोड़। उसी को फुलफिल करने के लिए प्राइवेटाइजेशन की ओर गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, जिससे कि जो फंड्स है वो नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर से निकाल के प्रोडक्टिव सेक्टर्स में गवर्नमेंट लगा सके। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी बैंकिंग लॉ बिल जो है वो पास करने का सोचा था इस विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में, और बट इसी के चलते 2 दिन की स्ट्राइक्स हो गई बैंक में 16 और 17 दिसंबर। तो अभी गवर्नमेंट ने कुछ होल्ड ले लिया है, अभी वो थोड़ा रुक गई है और हो सकता है आने वाले आगे के सेशन में इस बिल को रखा जाए, जिससे कि जो कि बैंकिंग का ये जो एक्ट है अमेंड बैंकिंग कंपनीज एक्ट, जिसके अंडर बैंक्स नेशनलाइज हुई थी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो ये कहता है कि गवर्नमेंट शुड होल्ड एटलीस्ट 50% ऑफ द इक्विटी इन दिस पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इसको अमेंड किया जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि मिनिमल होल्डिंग जो गवर्नमेंट की रहेगी वो 26% हो जाएगी इंस्टेड ऑफ 51% कंपल्सरी होल्डिंग्स। तो इसी को जो एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसमें अमेंडमेंट्स ला सके गवर्नमेंट, जिससे कि बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जा सके, उसका बिल पास होना था। बट क्योंकि इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, स्ट्राइक्स हो रही है, तो गवर्नमेंट ने अभी इस काम को थोड़े समय के लिए रोक दिया है। बट मेरा यही मानना है फ्रेंड्स कि हो सकता है अगले अप्रैल 23 तक विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर इसका बिल पास हो जाएगा, और शायद जो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो प्राइवेटाइज होनी थी वो भी हो जाएंगी। इसके पहले भी जैसे गवर्नमेंट ने जो मर्जर की बात की थी उस समय भी काफी प्रोटेस्ट हुआ था, बट मर्जर बैंक्स का हुआ था उस समय भी अराउंड 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स मर्ज हो गई थी 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो अभी जो हमारे यहाँ करंट में जो पोजीशन है वो है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, और इसमें भी 2 जो बैंक्स की बात हो रही है वो प्राइवेटाइज होने की हो रही है। उस समय गवर्नमेंट ने ये कहा था कि बिगर इट इज बेटर इट इज, तो जो बिगर बैंक्स होंगी उनमें ज्यादा एबिलिटी होगी कि वो क्रेडिट को और ज्यादा वो दे सके, जो बाहर के जो शॉक्स है एक्सटर्नल शॉक्स है उसको एब्जॉर्ब कर सके और कैपिटल रेजिलिएंट बन सके, इसीलिए बैंक्स का मर्जर किया गया था। बावजूद इसके कि बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, इसकी वजह से काफी इंप्लॉइज भी रिट्रेंच हो गए थे, निकल गए थे, काफी सारी ब्रांचेस भी शट डाउन हुई थी। तो अभी जो प्राइवेटाइजेशन की बात है इसको भी लेकर काफी प्रोटेस्ट हो रहा है, बट आने वाले सालों में 2 पब्लिक सेक्टर बैंक जिसकी बात की है प्राइवेटाइजेशन की वो हो जाएंगे। अभी जैसे इसमें लिखा है बिल इज नॉट लाइकली टू मेंशन द नेम्स ऑफ 2 बैंक्स दैट आर गोइंग टू बी प्राइवेटाइज। इसके लिए एक अलग से लेजिस्लेशन सेटअप होगा और फिर डिसाइड होगा कि कौन सी बैंक्स प्राइवेटाइज की जाएगी। तो ये जो फ्रेंड्स जो पूरा मैकेनिज्म है वो ऐसे रहेगा, जो नीति आयोग है कौन सी बैंक्स 2 बैंक्स जो चूज करेंगी जिसको प्राइवेटाइज होना है वो अपने रिकमेंडेशंस रखेंगी कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के पास, जिनके हेड होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, वो अपनी रिकमेंडेशंस फॉरवर्ड करेंगे ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म में, दैट इज हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, और वो फाइनली अप्रूवल होगा कैबिनेट के थ्रू। तो ये फ्रेंड्स ये पूरा मैकेनिज्म रहेगा जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए कम से कम 1.5 साल 1 साल तो लग ही जाएगा। इस मैकेनिज्म को सभी स्टूडेंट्स अच्छे से देख ले क्योंकि ये पूछा जा सकता है। फिर फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं अगर ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्राइवेटाइज होती है तो इसके क्या एडवांटेजेस रहेंगे, क्या प्रॉन्स है, तो चलिए ये डिस्कस करते हैं। इट में कन्वर्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स फ्रॉम लॉस मेकिंग वेंचर्स टू प्रॉफिटेबल सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बोला कि बिल में ये नहीं लिखा है कि कौन सी बैंक्स प्राइवेटाइज होंगी, बट नीति आयोग ने रेकमेंड पहले किए थे 4 बैंक्स, उसमें नाम था अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बट अभी सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है न्यूज चैनल और डिफरेंट रिपोर्ट्स के थ्रू कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज वो 2 बैंक है जिनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। उसके पीछे फ्रेंड्स रीजन भी ये है कि जो आईओबी बैंक है उसको आरबीआई ने अंडर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन 2015 में रखा था, और अभी लेटली सितंबर 21 में उसके ऊपर से ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वाला जो कर्व है वो लिफ्ट किया था। साथ में सेंट्रल बैंक पे भी वो पीसीए के अंडर आ गई थी 2017 में।
ये पीसीए के अंडर इसीलिए आई थी फ्रेंड्स क्योंकि जो इनका बहुत ही ज्यादा हाई हो गया था नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, साथ में दे आर हैविंग नेगेटिव रिटर्न ऑन द रिटर्न्स। तो जो नेगेटिव रिटर्न्स ऑन द कैपिटल ग्रोथ, जो क्रेडिट ग्रोथ था वो नहीं हो रहा था, जो एनपीएस थे वो बहुत बढ़ रहे थे, इसीलिए गवर्नमेंट इनको पीसीए के अंडर लाई। और इस पीसीए से बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट ने अराउंड 4000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूज इन बैंक्स के अंडर किया जिससे कि वो रिवाइव हो सके। तो गवर्नमेंट यही सोचती है कि जो इतना कैपिटल हम लोग इन्फ्यूज करते हैं इन बैंक्स में जो कि अनप्रोडक्टिव हो गई हैं, उनको किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथों दिया जाए जिससे कि उनमें एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ सके और वो स्मूथली फिर से फंक्शन कर सके और जो गवर्नमेंट है वो अपना कैपिटल, अपना फंड चैनलाइज कर पाए और प्रोडक्टिव सेक्टर्स की तरफ। इसीलिए ये मेन डिसीजन इसीलिए लिया गया है जो लॉस मेकिंग वेंचर्स है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट हो सके। जैसे मैंने वही बोला, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर नोन टू हैव ग्रेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। आप उसमें देखोगे तो हार्डली ही कोई 40 प्लस के बंदे आपको दिखते हैं, तो उसमें वो लोग यंग यंग लोग रखते हैं, न्यू फ्रेश टैलेंट रखते हैं, जो उनके डिजिटल चैनल्स होते हैं काफी एफिशिएंट होते हैं, जो मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग उनकी काफी एफिशिएंट होती है एज कंपेरिजन टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बेहतर होती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑल्सो प्रेफर टू इन्वेस्ट इन दीज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्योंकि जाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की एफिशिएंसी अच्छी है, उनमें कैपिटल ज्यादा रहता है, उनमें जो एनपीए होते हैं वो कम दिखने को मिलते हैं और जो क्रेडिट ग्रोथ उनमें ज्यादा होता है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी उनमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। एंड प्राइवेटाइजेशन विल अलाउ दिस बैंक टू फोकस ऑन देयर लॉन्ग टर्म गोल। जैसे मैंने वही बोला कि अभी जैसे ये जो 2 बैंक्स थी जो प्राइवेटाइज हो रही हैं, इनका नेगेटिव रिटर्न था असेट्स पे, तो इसीलिए गवर्नमेंट को काफी रिकैपिटलाइज करना पड़ता है, काफी कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ता है जिससे कि वो रिवाइव हो सके, वो सस्टेन कर सके। तो वही कैपिटल, वही फंड गवर्नमेंट चैनलाइज कर सके और प्रोडक्टिव सेक्टर्स की तरफ, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए एडवांटेजेस कि अगर हमारी बैंक से पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्राइवेटाइज होंगी तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। अब चलिए जान लेते हैं क्या इसके डिसएडवांटेजेस रहेंगे, क्या कॉन्स रहेंगे। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स तो यही है श्रिंक इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ। अभी फ्रेंड्स क्या है, जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो जॉब्स होती है उसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया रहता है फॉर ओबीसी, एससी, एसटी, बट प्राइवेट सेक्टर्स वाले ये रिजर्वेशन कोटा को नहीं मानते हैं। तो ये जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, जो ये यूथ है जो इतना पढ़ लिख कर जो आते हैं, जो बैकवर्ड सेक्शंस के हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट में काफी गिरावट आएगी। इसकी अपॉर्चुनिटीज, जो बैंकिंग अपॉर्चुनिटीज है यूथ के लिए, जो वीकर सेक्शंस के लिए, उनके लिए ये कम हो जाएगी क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो सिर्फ टैलेंट देखेगा, एफिशिएंसी देखेगा, उसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट करेगा, ना ही रिजर्वेशन के बेसिस पे। Driven by the profit motive, private sector banks will lead to the financial exclusion of weaker sections of society, particularly in rural areas. अब फ्रेंड्स क्या है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो आप देखोगे तो दूर दराज, जंगल, नदी, पहाड़ हर जगह खुली रहती है। वो दूर से दूर एरियाज में गरीब से गरीब लोग भी वहां तक उसकी ब्रांच तक पहुंच सके। कहीं भी दूर जाकर एकदम ऊपर लद्दाख में बैंक खोल देती हैं, अपना एटीएम खोल देती है जिससे कि रूरल एरियाज में फंड पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का क्या है, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो वो रूरल एरियाज और बैकवर्ड एरियाज में अपनी ब्रांचेस नहीं खोलेंगी, उनका मेन मोटिव होता है जो एफ्लुएंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज, सिटीज में, अर्बन एरियाज में ही अपनी ब्रांचेस खोलेंगी जहां पे उनको ऐसा पॉपुलेशन मिल सके जो इन्वेस्टमेंट कर सके, उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस के, म्यूचुअल फंड के बड़े अमाउंट में लोन ले सके, काफी इन्वेस्टमेंट कर सके, तो उनको वैसे ही पॉपुलेशन को केटर करने की वो, तो इसलिए जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है वो पीछे छूट जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल रिमूव द सोवरेन गारंटी बिहाइंड द पीएसबी डिपॉजिट्स एंड मेक हाउस होल्डिंग सेविंग्स लेस सिक्योर। अब क्या है फ्रेंड्स, जैसे हम और आप, एक माइंड में क्या होता है, ट्रस्ट फैक्टर होता है, गवर्नमेंट बैंक है, हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, सेफ है, चाहे जितना इकोनॉमिक डाउनटर्न आ जाए, कोविड था, इकोनॉमी बैठ गई थी, बट हमें ट्रस्ट था कि हमारा पैसा सेफ और सिक्योर है, गवर्नमेंट बैंक है। तो लेकिन प्राइवेट बैंक में इस तरीके की सिक्योरिटी नहीं रहेगी, तो हो सकता है जो बैंक्स प्राइवेटाइज हो जाए, लोग वहां से अपनी सेविंग्स को निकालने लग जाए, क्योंकि वो जो ट्रस्ट फैक्टर जो गवर्नमेंट बैंक्स में एक बिल्डअप होता है वो प्राइवेट बैंक्स में लोगों का नहीं होता है। Then privatization would imply selling the banks to private corporates, many of
whom have defaulted on loans from PSBs। अब क्या है कि हो सकता है जो कॉर्पोरेट हाउसेस है जिनको ये बैंक्स मिल जाए, ये वही हो जिन्होंने डिफॉल्ट किया हो अपने लोन पेमेंट्स में। अभी कितने सारे पुराने किस्से सुनने में आए हैं, जैसे यस बैंक, DHFL, जिसमें कि जो कि बैंक्स फेल हो गई, इनके प्रमोटर्स ही इन्वॉल्व थे ये सब फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में। बट हार्डली कोई इंस्टेंस ऐसा सुनने में आता है कि कोई पब्लिक सेक्टर बैंक फेल हो गई। तो इसलिए ये फ्रॉड इरेगुलरिटीज और बढ़ जाएगी। तो ये मेन सबसे बड़ा कौन है, हमें लगता है कि हो सकता है NPA कम हो जाए, बट NPA क्या, हमें तो लगता है कि फ्रॉड और ज्यादा बढ़ जाएगा इन प्रमोटर्स के थ्रू। वो लोग का जिनके साथ एसोसिएशन होगा उन बिजनेसेस को पैसा डाइवर्ट करेंगे, और जो बेचारे रूरल और बैकवर्ड एरियाज के हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। और साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो कम, मैंने बोला, होगी ही। डायरेक्ट भले ही रिट्रेंचमेंट नहीं हो, जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि जो एम्प्लॉयज है उनकी जॉब सेफ एंड सिक्योर है, तो वही बात है, डायरेक्ट हो सकता है रिट्रेंचमेंट नहीं हो, डायरेक्टली आपको स्लिप नहीं थमाई जाएगी कि आप निकल जाओ, आप एफिशिएंट नहीं हो, लेकिन वॉलेंट्री रिट्रेंचमेंट बहुत ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि सारा काम टारगेट बेस हो जाएगा उनका। आज आपने इतने लोन्स किए, इतना इंश्योरेंस किया, तो आपको इतना पैसा मिलेगा। तो इनकम क्या, वेरिएबल इनकम हो जाएगी। और जो लोग 10 लाख में 2000 बच्चे चुन के आते हैं बैंक PO के एग्जाम के लिए, उनकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। वो इतनी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्हें एक जॉब चाहिए सेफ एंड सिक्योर गवर्नमेंट बैंक में। तो ये उन सभी के लिए एक खतरा, एक डेंजर का पॉइंट है फ्रेंड्स। वे अहेड, इसमें फ्रेंड्स मैंने ये डिस्कस किया है कि अगर गवर्नमेंट चलिए प्राइवेटाइज नहीं भी करती है तो उसे क्या करना चाहिए। ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा खुद का ओपिनियन है। तो चलिए ये भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स मैं बस ये कहना चाहूंगी कि इन सब वीडियोस को बनाने में, इतना एजुकेशनल कंटेंट बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, और आपकी जरा सी भी मेहनत नहीं लगेगी बस एक सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करने में। तो प्लीज हमारी मेहनत फ्रूटफुल हो, आप ये सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दे। और आपको सेशन अगर एजुकेशनल लगता है, आपको लगता है कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियोस को प्लीज और लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनकी भी लर्निंग बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा ये मानना है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, दे शुड बी अलाउड टू फंक्शन फ्री ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो फ्रेंड्स प्राइवेटाइजेशन के तो हम फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जैसे खुद भी एक एक्स बैंकर रह चुके हैं। तो मेरा यही मानना है कि प्राइवेटाइजेशन होने से हो सकता है फ्रॉड्स बढ़ जाए, हो सकता है जो गरीब लोग जिनको हम एक सर्विस देते थे, हमें एक अंदर से फीलिंग आती थी कि वी आर सर्विंग द सोसाइटी, वो फीलिंग भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहे, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। बट जो पॉलिटिकल एक इंटरफेरेंस रहता है, क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं वो बैंक ऑफिशियल्स को कह देते हैं कि ये जो लोन है, ये जो हमारे एसोसिएशंस है, ये जो हमारी टाई अप्स वाले बिजनेस हाउसेस है, यहाँ पे डाइवर्ट कर दो। उसकी वजह से NPA बहुत बढ़ जाता है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक से वो फंड गलत जगह डाइवर्ट हो जाता है। तो ये सब जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, साथ में वोट बैंक पाने के लिए उस समय जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोन वेव कर देते हैं फार्मर्स का, बिना सोचे समझे कि किस अमाउंट में करना है, कितना करना है, किसका करना है, किसका नहीं करना है। तो इन सब चीजों की वजह से भी जो बैंक की जो हालत होती है, फाइनेंशियल कंडीशन, उस पर काफी बुरा इफेक्ट आता है। तो मेरा यही मानना है कि प्राइवेटाइजेशन तो करना कोई भी सोल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट को अपना कंट्रोल बैंक्स की तरफ रखना ही चाहिए, क्योंकि वो, जैसे मैंने बोला, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है और वो उसका सोल है। तो विदाउट सोल कैसे बैकबोन आगे तक चलेगी? ठीक है ना फ्रेंड्स। तो गवर्नमेंट को अपना कंट्रोल इसमें से नहीं खोना चाहिए, लेकिन जो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो कम कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स यही था आज का सेशन। आई होप कि आपने इसमें सब बहुत कुछ सीखा होगा, और जैसे मैंने पहले भी कहा, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें भी इनकरेजमेंट मिले ऐसे एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहने के लिए। और आप कमेंट करके बताइए कि आपका क्या मानना है, बैंक प्राइवेटाइज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसके क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। और साथ में आप किस टॉपिक पे नया वीडियो देखना चाहते हैं वो भी प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। साथ में अगर आप एडमिशन जो है हमारे ओपन हो रहे हैं 1 जनवरी से, उससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो जो नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है प्लीज उस पर कॉन्टैक्ट करें। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।